Hello friends. So today we are going to discuss a Charles law. ओके लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था बॉयस लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। चार्ल्स लॉ में हमें क्या करना है, तो आप देख रहे हो कि आपके सामने एक फिगर दिखाई गई है, बराबर है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ चार्ल्स लॉ जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हो फिगर नंबर 1 के अंदर क्या है, तो टेम्परेचर जो है वो लिया हुआ है T1। कितना लिया हुआ है? T1 इज द टेम्परेचर। यहाँ से हम लोग उसको गैस को हीट कर रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर T1 जे जो जब है तब गैस का जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना है? V1 है, बराबर है। ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं यानी कि टेम्परेचर T2 होता है, तब आप देख रहे हैं कि धीरे 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 वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो भी यानी बढ़ रहा है, गैस एक्सपांड हो रही है, बराबर। अब यहाँ पर चार्ल्स लॉ में ऐसा बताया गया है कि इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो वो V जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो कि बाहर का जो प्रेशर है, बराबर, बाहर का जो भी प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और अंदर गैस का भी कोई ना कोई प्रेशर तो लग ही रहा होगा। तो यहाँ पर अंदर का और बाहर का प्रेशर जो है वो अलग अलग है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर हीट करना स्टार्ट करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से गैस जो है वो एक्सपांड हो रहा है। तो गैस एक्सपांड जब हो रहा है तो होगा क्या कि वॉल्यूम ऑफ द गैस यहाँ पर बढ़ रहा है, साथ में प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर वापस एक कांस्टेंट वैल्यू पे आएगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के चक्कर में वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो बढ़ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जैसे जैसे बढ़ेगी, बराबर है, अंदर का और बाहर का प्रेशर वापस इक्वल हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो चार्ल्स ने जब सिखाया था तब क्या स्टेटमेंट दिया था, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ, बराबर है। यानी कि आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पर सबसे पहली बात, बराबर है, कि भाई जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बराबर है, अंदर का गैस का प्रेशर बढ़ेगा भले, बराबर है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखने के चक्कर में ही वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मैं आपको बाद में सिखा रहा हूँ ये क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि कैपिटल V जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। इस सेंस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो V इज इक्वल टू K इंटू T है, बराबर, वेर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। यहाँ पर V इज इक्वल टू KT जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं बेटा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है। इसी के बेसिस पे रूल जो है V बाई T इज इक्वल टू K लिख सकते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन के अंदर यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब हम लोग लिख रहे हैं ना, तो उसका एक छोटा सा ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर ही सकते हैं। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो ये ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? व्हेन V वर्सेस T। तो V वर्सेस T का ग्राफ बेटा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये केल्विन टेम्परेचर है, ये याद रहे, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, बराबर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन शॉर्ट टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज हो रही है, बराबर। अगर इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है तो ऊपर का रिलेशन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K लिख सकते हो। इसको इक्वेशन 1 कह दो, बराबर। और इसी के चलते अगर हमारा वॉल्यूम जो है, बराबर है, वो V2 है और टेम्परेचर T2 है, ये फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा V2 बाई T2 इज इक्वल टू K।
तो आइए अब हम लोग जो एनसीईआरटी में गिवन कंटेंट है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से रिलेशन ये बैठ जाता है कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। इतनी बात तो सबको समझ आ गई। नाउ वी आर मूविंग ऑन द दैट कि भाई चार्ल्स एंड गैल्यूसेक ने क्या बताया हुआ है। तो चार्ल्स एंड गैल्यूसेक परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन द गैसेस इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। तो हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या तो प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे चार्ल्स लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। हॉट एयर जैसे ही बलून में बढ़ते, जैसे जैसे बलून ऊपर जाएगा, तो ये हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी आपको मालूम है और वो जनरली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम में आता है कि भाई वेदर कैसा रहेगा ये समझने के लिए। तो उनके इन्वेस्टिगेशन ने शो किया कि फिक्स मास, यहाँ से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि भाई फिक्स मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या रखना है, मास ऑफ द गैस जो है वो कांस्टेंट रखना है, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस increases on increasing the temperature and volume of the gas decreases on decrease the temperature. They found that for each degree rise in temperature, volume of the gas increased by 1 upon 273.15 of its original volume of the gas एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जैसे लिखा गया ना कि दे फाउंड दैट कि भाई ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय 1 अपॉन 273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Thus, if volume of the gas at 0 degree Celsius and at T degree Celsius are V0 and VT respectively, तो फिर आगे इसका रिलेशन कैसे हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। चलिए, तो मैं ये जो लाइनें अभी हमने पढ़ी है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे उनको ये पता चला कि वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात कर रहे थे, तो चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, सबसे पहली बात के वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या लेना है, V0 यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, V0 रहता है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बाय V0, ओरिजिनल वॉल्यूम तो है ही, V0 इंटू 1 अपॉन 273.15 अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो इतना कैलकुलेशन में इजी रहेगा। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो भी ओरिजिनल वॉल्यूम के 1 अपॉन 273 से इंक्रीज होता है, बराबर। अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ कि चलो ये तो मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया टेम्परेचर, बराबर है। इसी के चलते अगर मेरे पास एक और कोई भी टेम्परेचर ले लो तो वॉल्यूम इंक्रीज बाय, बराबर है। आप क्या लिखोगे आगे कि अगर वॉल्यूम जो है इंक्रीज बाय, यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम इंक्रीज बाय सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कि वॉल्यूम जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, बताओ। वॉल्यूम इंक्रीज बाय क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, 10 डिग्री सेल्सियस यानी क्या, बराबर है। नया वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो V0 ये 1 यहाँ पर था क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर मैंने 1 रखा था। V0 इंटू 10 अपॉन 273, बराबर है। अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो ये वॉल्यूम जो है, बराबर है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, V0 इंटू 10 अपॉन 273। चलिए आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे कि अगर टेम्परेचर जो है, बराबर है, इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज बाय T डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये T डिग्री सेल्सियस पे है ना, इसलिए इस वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, VT, बराबर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमारा V0 था ही था, और ये जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो V0 इंटू T अपॉन 273। तो ये हमारा T डिग्री सेल्सियस पे जो नया वॉल्यूम मिल रहा है, T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, VT, इट बिकम्स ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस V0 इंटू T अपॉन 273।
बराबर है। तो ये जो है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि भाई यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ग्राफ दिया हुआ है मेरा। ग्राफ को फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो ग्राफ है वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर है। अभी हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से हमारा कंटेंट बाकी था, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना ली है हमने। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि Vt जो है, बराबर है, Vt यानी एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओल्ड वॉल्यूम प्लस नया वॉल्यूम हमारे सामने आ रहा है, वो वी नॉट इंटू टी अपॉन 273 आ रहा है, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर दूँ इसको, कि जैसे कि वी टी लिखा मैंने और आप वी नॉट को क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या निकल के आएगा, 1 प्लस टी अपॉन 273, बराबर है। तो ये हो गया, बराबर। अब आप देखोगे कि इसको भी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। यही उन्होंने कहा है और यही हमारा प्रूफ है। दैट इज they found that for each degree rise in temperature volume of the gas increase by 1 upon 273। इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज भी होता है। अगर कोई आपको पूछ ले कि वॉल्यूम, बराबर है, ऐसा पूछ ले कि भाई वॉल्यूम जो है, बराबर है, कितना होगा -1 डिग्री सेल्सियस पे, -1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, बोलो क्या लिख सकते हो। तो वी नॉट तो है ही है, माइनस क्या होगा, तो माइनस क्यों हुआ, वी नॉट इंटू टी अपॉन 273 ऐसा हो जाएगा, बराबर। सॉरी, टी नहीं लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वी नॉट लिखेंगे, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि जब -1 डिग्री का चेंज है, जब -1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो आपका वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वी नॉट इंटू -1 अपॉन 273, दैट इज इटसेल्फ माइनस वी नॉट अपॉन 273। ऐसे अगर 10 डिग्री का अगर तुम बढ़ाते हो, बराबर है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं उसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज बाय दिस टेम्परेचर, तो वॉल्यूम बिकम्स, बराबर, वॉल्यूम बिकम्स दिस वॉल्यूम, बराबर। बस, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ को प्लॉट करना है। एक ग्राफ तो हमने सीखा, दूसरा ग्राफ यहाँ पर है जिसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, बराबर। तो चलिए अब ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसको भी हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। एक और ग्राफ आ सकता है, बराबर। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा आ रहा था उसमें हमें पता चला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी, यानी कि V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा log V इज इक्वल टू log K प्लस log T। अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँगा, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बेटा, तो log V वर्सेस log T, बराबर। ये ग्राफ अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बिकॉज इट इज लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको इतना मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वेयर m इज द स्लोप, बराबर है। तो y वर्सेस x का ग्राफ है, यानी log वर्सेस log t का ग्राफ है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इजी वे में समझा जा सकती है कि c यानी इंटरसेप्ट है, c यानी क्या है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट आपको कितना मिल रहा है, log k जितना मिल रहा है, बराबर। सो दैट इज द इंटरसेप्ट, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, बराबर, तो उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, बराबर। और ये आप देख सकते हो कि डिग्री सेल्सियस में इन्होंने टेम्परेचर का ग्राफ एक प्लॉट करके रखा हुआ है, बराबर। चलो, तो यहाँ पर अगर रिलेशन ये हमें एस्टेब्लिश करना हो तो कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो भी ग्राफ है बेटा, उसमें एक फिक्स टेम्परेचर ले लो। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, बराबर है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है।
टेम्परेचर को जब हम लोग कांस्टेंट करते, एक तो हमारा है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआर तो कांस्टेंट है, पीवी प्रोपोर्शनल टू टी, बराबर पीवी प्रोपोर्शनल टू टी। अगर यहाँ पर टी को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, बराबर है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसके बेसिस पे ही ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिलने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर V1 मिलेगा। P2 के रिगार्डिंग जो भी हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसको हम लोग लिखेंगे V2। P3 के रिगार्डिंग जो भी हमें यहाँ से वॉल्यूम मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे V3। और P4 के रिलेशन में जितना भी हमें मिलेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, V4, बराबर है। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, P1, P2, P3 और P4 का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, बराबर है। यानी कि P1 जो है प्रेशर वो कम क्यों है कि उसका वॉल्यूम, देखो P1 प्रेशर पे वॉल्यूम कितना मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिल रहा है, बराबर। तो P1 प्रेशर जब कम है आपका तो वॉल्यूम V1 मैक्सिमम मिल रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे ये P1 कितना होगा, सबसे कम, V2 डिक्रीज हुआ, बराबर, तो P2 इंक्रीज हुआ, V3 और डिक्रीज हुआ तो P3 और इंक्रीज हुआ। इस तरह से इफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम लोग ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन कैसा आएगा कि भाई P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, इस तरीके का एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर उन्होंने ये ग्राफ यहाँ तक ही ड्रॉ किए हुए हैं, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा प्लॉट किया हुआ है। तो ये एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का ग्राफ है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो आप अगर एक और मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँ जिसमें आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जिसको केल्विन टेम्परेचर भी कहा जाता है, बराबर है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बराबर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वॉल्यूम, और यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मान लो 100 डिग्री, यहाँ पर 200 डिग्री, यहाँ पर 300 डिग्री, यहाँ पर -100, यहाँ पर -200, यहाँ पर -300 डिग्री सेल्सियस। हमने ये सीखा कि ये ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, बराबर है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रहा है, इसके हिसाब से ये पॉइंट प्रैक्टिकली हमें मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या, when we increase the temperature volume of the gas increases at constant pressure and fixed amount of gas, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। अब अगर मैं टेम्परेचर को ज़ीरो कर दूँ, मान लो कि यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को ज़ीरो कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी आप देखो, टेम्परेचर जब ज़ीरो हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ज़ीरो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसा ये हाइपोथेटिकल गैस के लिए हो सकता है। हाइपोथेटिकली हो सकता है कि जब मान लो कि टेम्परेचर तुम डिक्रीज कर रहे हो, कोई सब्सटेंस गैस में है, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है, गैस के बाद लिक्विफिकेशन आता है। लेकिन बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बराबर है। तो इसलिए टेम्परेचर को ज़ीरो किया हमने। अब मान लो कि टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर पे सोच रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज भी हो रही है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। आपको ये सीखना है कि यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ, बराबर, तो एक पॉइंट मुझे ऐसा मिल रहा है जहाँ पर, बराबर है, जहाँ पर इस टेम्परेचर यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस तो यहाँ पर ज़ीरो हो रही है। तो जैसे मैंने बोला ना कि टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 जब आप ज़ीरो टेम्परेचर पे आओगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस में इस तरह से बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस देखो कितना हो रहा है, इस टेम्परेचर पे जाकर ज़ीरो हो रहा है।
तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में अगर आप टेम्परेचर ले जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, इट इज हाइपोथेटिकल गैस, बराबर है बेटा। तो बेसिकली इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ V वर्सेस T, बराबर, इन अ सेल्सियस रीजन, तो होता क्या है कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सेम गैस का अगर डिफरेंट अमाउंट अगर आप ले लो और टेम्परेचर वराई करते जाओ और वॉल्यूम ऑफ द गैस मेजर करते जाओ, तो क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो होता है, बराबर है। दूसरी बात, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, आइसोबार भी कहेंगे। तो द टेम्परेचर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन, द लोएस्ट पॉसिबल, लिखो साथ में, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल, लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल, और वी कैन से थियोरिटिकल, मेरा लोएस्ट पॉसिबल थियोरिटिकल जो टेम्परेचर है हमारे पास, जो हमने ग्राफ से ढूंढा, थियोरिटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस at which a gas is supposed to have zero volume is called absolute जीरो टेम्परेचर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, बराबर है। सो दैट इज डेफिनेशन बेसिकली ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। केल्विन स्केल पे इसलिए तो क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप -273 को आप ले लोगे 0 केल्विन, तो यहाँ से सारे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 0 केल्विन हो जाएगा, बराबर है। उसमें आप जितना ऐड करो 0 केल्विन आएगा, फिर मान लो कि यहाँ पर 100 केल्विन, तो सारी वैल्यूज केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो क्या आता है, T केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये थी कहानी चार्ल्स लॉ की और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं, बराबर। अब आप लोगों को अगर इसके बेसिस पे भी कुछ करना है तो आप आगे कर सकते हैं। जैसे कि केल्विन टेम्परेचर का हमने T डिग्री सेल्सियस से 273 तो ले लिया, तो इसको वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो कैसे, केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस या तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273, बराबर। बस इतना याद रखना है। और दूसरी चीज़ें क्या करनी है कि भाई V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू, ये चीज़ें चलती जाएगी, इट बिकम्स कांस्टेंट, बराबर है। तो ये चार्ल्स लॉ इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको क्या करना है, एक बलून जो होता है, बलून, बराबर है, तो बलून को हमें क्या करना है, फुला देना है, बराबर है। बलून को क्या करेंगे हम लोग, फुला देंगे। आपको हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी के बारे में तो मालूम ही होगा, बराबर। तो जब हम लोग चीज बलून जो है उसको फुला देंगे, बलून को जब हम लोग फुला देंगे, बराबर है, उसके बाद आपको क्या करना है, दो बलून फुलाने हैं, बराबर है, 2 बलून्स। एक बलून जो है वो आपको रखना है रूम टेम्परेचर पे, और बेटा दूसरा जो बलून है उसको आपको कहाँ पर रख देना है, सेकंड बलून को आप प्लेस करेंगे रेफ्रिजरेटर में एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करो, फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बराबर है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो बलून फ्रीज में रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। जो बलून रूम टेम्परेचर पे होगा वो कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। और जो रेफ्रिजरेटर का बलून है, ये फर्स्ट बलून, सेकंड बलून जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक क्यों हो रहा है, सो इट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द चार्ल्स लॉ। बोल देंगे चार्ल्स लॉ जो है रूटीन लाइफ में कहाँ पर यूज में आता है, तो ये चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया कि भाई जब हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी के हिसाब से वेदर जब मेजर किया जाता है तो वो आता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी, क्योंकि हॉट एयर जो होती है ना, बराबर है, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी क्या है, तो हॉट एयर जब बलून है तो वो क्या करेगा, राइज करेगा ऐसे हवा में ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि वेदर कैसे हो रहा है, बराबर। तो दैट इज बेसिकली यूज इन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उस तरह से आपको ये चीज़ लर्न करनी है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, बराबर है, और उसके बाद हम लोग करेंगे गैलियोसेक लॉ। तो आज यहाँ तक हम लोग रखते हैं। थैंक यू।